हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण संस्थान। यानी प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसे थी, उसे आज हम देखेंगे। विद्या का आरंभ विद्या का आरंभ उपनयन संस्कार के पश्चात किया जाता था। प्राचीन भारत में यदि कोई विद्या ग्रहण करने जाता था तो उसे सबसे पहले उपनयन संस्कार कराया जाता था, जो कि 11वां संस्कार माना जाता था। उपनयन संस्कार कराने की वर्गानुसार आयु अलग अलग है। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग की आयु थी 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ग की आयु थी 11 वर्ष, और जो वैश्य होते थे उनका उपनयन संस्कार होता 12वें वर्ष में। यानी जब एक ब्राह्मण का लड़का होता था, वो जब 8 वर्ष का हो जाता था तो उसका उपनयन संस्कार के द्वारा विद्या अध्ययन का कार्य प्रारंभ होता था। वैसे ही क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष माना गया था। उस समय शूद्रों के लिए विद्या अध्ययन करना क्या था? निषेध माना जाता था। उस समय शूद्रों के लिए विद्या अध्ययन करना निषेध माना जाता है। यानी जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें से जो सबसे निचले तबके का शूद्र होते थे वो विद्या अध्ययन नहीं करते थे, यानी शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। अब शिक्षा, तो शिक्षा कैसी दी जाती थी उस समय? व्यवहारिक शिक्षा, जो कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में काम आए। किस किस की शिक्षा मिलती थी? तो वेदों की शिक्षा दी जाती थी, 6 वेदांगों की शिक्षा दी जाती, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। 300 ईसा पूर्व तक नारियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्राचीन भारत में 300 ईसा पूर्व तक नारियों का, स्त्रियों का, महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आक्रांता आए तो उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे करके नारियों की स्थिति में गिरावट आती गई और प्राचीन भारत में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। और ये है कि शिष्य के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक शिष्य और उपकुर्बान शिष्य। नैष्ठिक शिष्य और उपकुर्बान शिष्य। तो नैष्ठिक शिष्य किसे कहेंगे? तो वे नैष्ठिक शिष्य के अंतर्गत वे आएंगे जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। गुरु के पास पूरी जिंदगी, पूरा जीवन गुरु के पास रहकर ही अध्ययन करते थे। उसके बाद है उपकुर्बान शिष्य। उपकुर्बान जो गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देता था और शिक्षापूर्ण गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। उपकुर्बान शिष्य वे होते थे जो विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। उसके बाद है अंतेवासी शिष्य और पितृअंतेवासी शिष्य। तो ये कौन से होते हैं? अंतेवासी शिष्य और पितृअंतेवासी शिष्य। अंतेवासी में आएगा गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक को कहते थे अंतेवासी शिष्य। पितृअंतेवासी में अपने घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक को कहते थे पितृअंतेवासी शिष्य। तीर्थकाक, गुरु बदलने वाले को कहते थे क्या? तीर्थकाक। तीर्थकाक किसे कहेंगे? गुरु बदलने वाले को कहते थे तीर्थकाक। आगे देखेंगे प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थान यानी विद्यालय। प्राचीन भारत में कौन कौन से स्कूल, विद्यालय यानी शिक्षा के केंद्र थे? तो प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थान, सबसे पहले तक्षशिला। तक्षशिला एक फेमस, प्रसिद्ध, प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है? रावलपिंडी, पाकिस्तान में। रावलपिंडी, पाकिस्तान में। ये कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है क्या? तक्षशिला। ये तक्षशिला गांधार की राजधानी थी।
तक्षशिला पहले क्या थी? गांधार की राजधानी मानी जाती थी। और 600 ईसा पूर्व भरत द्वारा अपने पुत्र तक्ष को इस विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया गया। यानी राजा भरत के द्वारा अपने पुत्र तक्ष को इस विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया गया, जिनके नाम पर, तक्ष के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? तक्षशिला। तक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा तक्षशिला। फाहियान व हेमसांग भी यहाँ आए। ये क्या है? चीनी यात्री हैं जो यहाँ पर आए थे। फाहियान 400 ईसा पूर्व, हेमसांग 630 से 643 ईस्वी में यहाँ आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आते हैं और हेमसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए हैं, जो तक्षशिला में भी गए थे। केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। तक्षशिला में केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को शिक्षा का अधिकार था। और भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। यहाँ के जो शिष्य थे वो कौन सी भाषा में अध्ययन करते थे? संस्कृत भाषा में। लिपि पहले ब्राह्मी लिपि थी, बाद में ईरानियों के प्रभाव के कारण यहाँ खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया जाने लगा। भारत का प्रथम व प्राचीनतम व्यवस्थित शिक्षण केंद्र माना जाता है। तक्षशिला को भारत का प्रथम व प्राचीनतम व्यवस्थित शिक्षण केंद्र माना जाता था। अब है प्रमुख विद्यार्थी, यानी तक्षशिला में पढ़ने वाले प्रमुख विद्यार्थी या शिक्षणार्थी कौन थे? तो कौन कौन थे? कौशल, नरेश, प्रसेनजित, पतंजलि, पाणिनि, चरक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक। ये सभी विद्वान जिन्होंने तक्षशिला से विद्या का अध्ययन किया, ये यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। 1980 में तक्षशिला को विश्व धरोहर घोषित किया गया। 1980 में तक्षशिला को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तक्षशिला के अवशेष निम्न 3 शहरों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि तक्षशिला खंडित यानी नष्ट हो चुका है, इनके थोड़े बहुत अवशेष हैं वो हमें 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वो कहाँ से? हातल, सिरकप और सिरसुख से। इन 3 स्थानों से हमें तक्षशिला के अवशेष मिलते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व चंद्रगुप्त की मुलाकात इसी तक्षशिला में होती है। सिकंदर व चंद्रगुप्त की। अब है धर्मराज का स्तूप इस विश्वविद्यालय में स्थित था। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय में धर्मराज का स्तूप स्थित था। हूण शासक तोरमार ने इसे नष्ट किया। यानी हूण शासक थे तोरमार, जिन्होंने आक्रमण कर इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और आगे चलकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यानी आगे चल कर के 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इस तक्षशिला को मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आगे का शिक्षण संस्थान है नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है प्राचीन भारत का। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजगिरी बिहार में। राजगिरी बिहार में स्थित है। कौन से स्थान पर? बड़गांव। बिहार से इनकी दूरी है 7 किलोमीटर। बड़गांव के पास में स्थित है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि है। बड़गांव किसकी जन्मभूमि है? सारिपुत्र की। नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा के लिए विशेष माना जाता है। यानी प्रमुख केंद्र था महायान शाखा का। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। उसी महायान शाखा से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग ने 9 मंजिला पुस्तकालय भवन का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग जो विद्वान हुए उन्होंने नालंदा में 9 मंजिला पुस्तकालय भवन का उल्लेख किया है, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस पुस्तकालय के 3 भाग हैं। धर्मगंज तो क्या है? एक पुस्तकालय है।
इसके 3 भाग हैं, रत्न सागर और रत्नोदधि और रत्न रंजक। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, ये इसके 3 भाग है। तो प्रश्न आ जाए कि धर्मगंज क्या है, तो क्या है? पुस्तकालय। और ये आया हुआ प्रश्न भी है, धर्मगंज संबंधित है तो पुस्तकालय है। और ये किससे संबंधित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय से, धर्मगंज। और ये है इसके 3 भाग, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ये तीनों नाम दे के पूछ ले, संबंधित हैं, क्या है? तो पुस्तकालय है। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और शिक्षक कितने थे? 1510 शिक्षक थे। इत सिंह के अनुसार 3,000 विद्यार्थी थे। इत सिंह एक विद्वान है, उनके अनुसार यहाँ पर 3,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। देश विदेश से पढ़ने आते थे, यानी विदेशों से, उस समय भी यहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। इत सिंह कोरिया के 2 विद्वानों का उल्लेख करता है, कौन कौन से? नी और आर्यवर्मन। इनका उल्लेख करता है कि ये विद्यार्थी यहाँ पर आए थे कोरिया के। इत सिंह के अनुसार हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे इस विद्यालय का संचालन करने के लिए। कितने गांव दान में दिए? 200 गांव। प्रवेश यानी नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिस परीक्षा को वहाँ के द्वार पंडितों के द्वारा परीक्षा ली जाती थी, जिसमें प्रश्न पूछे जाते थे और जो इन प्रश्नों में पास हो जाता था वही इसमें प्रवेश पाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल है 415 से 455 ईस्वी, ने इसे स्थापित करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमार गुप्त प्रथम ने। वैनसांग के अनुसार स्थापनकर्ता शक्रादित्य यानी कुमार गुप्त माने गए हैं। प्रसिद्ध आचार्य, यानी यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य कौन कौन से हैं? नागार्जुन, वसुबंधु, जिनमित्र, चंद्रपाल, गणपति, धर्मकीर्ति, प्रभामित्र, ज्ञानमित्र और दिक्नाग, ये यहाँ के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। शीलभद्र और राहुल मित्र, ये यहाँ के कुलपति रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के। चंद्रगौमिन और शांति रक्षित, चंद्रगौमिन और शांति रक्षित, ये नालंदा विश्वविद्यालय से तिब्बत जाने वाले प्रथम विद्वान है चंद्र गोविंद। और शांति रक्षित तिब्बत जाने वाले दूसरे बौद्ध विद्वान है इस नालंदा विश्वविद्यालय से। इत सिंह के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा नाम मृग शिखावन है। तो इत सिंह क्या कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा नाम क्या है? मृग शिखावन। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया, आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया। यह 1880 ईस्वी में कनिंघम ने इस विश्वविद्यालय के अवशेषों को खोजा। 1880 ईस्वी में कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को खोजा। आगे का शिक्षण संस्थान है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर बिहार में है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। इसकी स्थापना धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। यहाँ कुल 6 महाविद्यालय हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 शिक्षक थे। 6 महाविद्यालय हैं और इन 6 महाविद्यालय में प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष होता था और 108 शिक्षक होते थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। केंद्रीय कक्ष को क्या कहते थे? विज्ञान भवन। और यहाँ पर कुल शिक्षक 648। आचार्यों को द्वार पंडित कहा जाता था। आचार्यों को क्या कहा जाता था? द्वार पंडित
कहा जाता था। आचार्यों को इसके द्वारा परीक्षा के बाद प्रवेश होता था। आचार्यों को द्वार पंडित कहा जाता, इसके द्वारा परीक्षा के बाद प्रवेश हो पाता था। यानी आचार्यों के द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी, उसके बाद इस विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था पढ़ने के लिए। 6 द्वार पर द्वार पंडितों के नाम इस प्रकार हैं। यानी 6 महाविद्यालय थे, तो प्रत्येक पर द्वार पंडितों के द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी। द्वार पंडितों के नाम इस प्रकार हैं: पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, प्रथम केंद्रीय द्वार और द्वितीय केंद्रीय द्वार। तो पूर्व द्वार पर द्वार पंडित का नाम है आचार्य रत्नाकरी शांति बागीश्वर कीर्ति। पश्चिमी द्वार पर, उत्तरी द्वार पर नरोप, दक्षिणी द्वार पर थे प्रज्ञा करमती और प्रथम केंद्रीय द्वार पर थे रत्न वज्र और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर थे ज्ञान श्री मित्र। ज्ञान श्री मित्र बौद्धों की वज्रयान शाखा का प्रबंध केंद्र माना जाता था। यह शिक्षण संस्थान बौद्धों की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ के प्रमुख आचार्य हैं दीपंकर श्रीमान, उभयंकर गुप्त, ज्ञानपाद रक्षित, जयतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री, रत्नवज्र, तथागत रक्षित और बैरोच। ये यहाँ के प्रमुख आचार्य हैं। उपाधियाँ, यानी यहाँ पर विध्ययन करने वालों की उपाधियाँ इस प्रकार हैं। स्नातकों को पंडित कहते थे। स्नातकों को क्या कहते थे? पंडित। पंडित के बाद महापंडित। इससे भी जो ज़्यादा अध्ययन ऊंचा अध्ययन कर लेते और ज़्यादा उपाधियाँ प्राप्त करते उसको कहते थे उपाध्याय। उपाध्याय से ऊपर होते थे आचार्य, जो कि सर्वोच्च उपाधि थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिजली ने इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति साक्यश्री भद्र थे। यानी जब बख्तियार खिजली का आक्रमण होता है 1203 में, उस समय यहाँ के कुलपति होते हैं साक्यश्री भद्र। उसके समय बख्तियार खिजली ने इसको नष्ट कर दिया था। आगे का शिक्षण संस्थान है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय ये बसावला गुजरात में। वल्लभी 3री शताब्दी में भट्टारक के द्वारा स्थापित मैत्रक शासकों की राजधानी थी। क्या थी? मैत्रक शासकों की राजधानी। राजकुमारी दद्दा ने प्रथम बिहार की स्थापना की। यानी वल्लभी विश्वविद्यालय में राजकुमारी दद्दा ने प्रथम बिहार की स्थापना की। दूसरे बिहार की राजा धरसेन ने निर्माण, यानी जो दूसरा बिहार बनवाया था वो राजा धरसेन ने बनवाया था। हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर 6000 भिक्षु रहते थे। कितने भिक्षु रहते थे? 6000 भिक्षु रहते थे। यहाँ के प्रमुख आचार्य हैं स्थिरमती और गुणमती। ये यहाँ के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। व्यापारिक केंद्र, और जो वल्लभी है वो एक व्यापारिक केंद्र भी रहा है। 12वीं शताब्दी तक रहा था, जो मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया। 12वीं शताब्दी तक यह शिक्षण संस्थान रहता है, लेकिन मोहम्मद गौरी ने इसे बाद में चलकर नष्ट कर दिया। इसके अन्य नाम है श्री बप्प पाद। अन्य नाम क्या है? श्री बप्प पाद। आगे का शिक्षण संस्थान है जगदल विहार विश्वविद्यालय। जगदल विहार विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पाल शासक रामपाल के द्वारा करवाई गई थी। इसकी स्थापना कौन करवाते हैं? रामपाल। आचार्य, यहाँ के आचार्य थे मोक्षाकर गुप्त और सुभाकर गुप्त और विभूति चंद्र। ये यहाँ के प्रमुख आचार्य रहे हैं। आगे का शिक्षण संस्थान है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार। ये कहाँ पर है? बिहार में। इसके संस्थापक हैं श्री गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो गए? श्री गोपाल। अब का विश्वविद्यालय है सोमपुर विश्वविद्यालय। कहाँ है? बंगाल में। इसके संस्थापक है धर्मपाल। सोमपुर विश्वविद्यालय है बंगाल में, संस्थापक धर्मपाल। काची विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। महाकवि दंडिन ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की।
कहाँ? कांची विश्वविद्यालय में, जो महाकवि दंडिन है उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वात्स्यायन, भारवी, शूद्रक, दिगनाग आज भी इसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं। आगे का शिक्षण संस्थान है तेलहरा विश्वविद्यालय। कहाँ है? बिहार में। तेलहरा विश्वविद्यालय बिहार। पुष्पगिरी या रत्नागिरी विश्वविद्यालय कहाँ है? उड़ीसा। पुष्पगिरी या रत्नागिरी विश्वविद्यालय कहाँ है? उड़ीसा। नोट, ये विशेष अन्य शिक्षण संस्थान दिए गए हैं। अन्य केंद्र जो शिक्षा के केंद्र रहे हैं वो कौन कौन से हैं? धार भी शिक्षण केंद्र रहा है प्राचीन भारत में, जो कि परमार वंशों की क्या थी? राजधानी। राजा भोज ने यहाँ पर भोजशाला का निर्माण करवाया था, जो कि संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। आगे है काशी। काशी वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, यानी काशी में अपनी वैदिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। इन नोट्सों से अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए, और यदि आप अपने नोट्स इनसे बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इसको आपको अपने परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।